तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ फेंग और बाकी सभी जीनियसिस ओरिजिनल यूनिवर्स में केओस सिटी में आ चुके थे और वहां पर उन्हें दो बहुत ही टेरिफाइंग इमोर्टल लेवल वॉरियर्स के बीच फाइट देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। और फिर हमने देखा कि कैसे केओस सिटी के ओनर ने सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के दोनों इमोर्टल लेवल वॉरियर्स को खाक में बदल दिया, जो देखकर तो इन सभी जीनियस को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और फिर इसके बाद वो सभी जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे, मास्टर जिऊ जियांग उन सभी को लेकर केओस टॉम्बस्टोन में जाते हैं। अब आगे ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर मास्टर जिऊ जियांग इन सभी जीनियसिस को केओस टॉम्बस्टोन लेकर आए थे और वे इन सभी को बता रहे होते हैं यहाँ पर मौजूद हर एक केओस टॉम्बस्टोन मिलियंस ऑफ एरास पुराना है और ये सभी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए ट्रेजर्स हैं और इन ट्रेजर्स में ह्यूमन क्लैंस भी शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फायदा उठाओगे। मास्टर जिऊ जियांग यहाँ पर इन सभी जीनियसिस को ये बता रहे होते हैं कि तभी वो टॉम्बस्टोन का गेट ओपन होने लगता है और जैसे वो टॉम्बस्टोन ओपन होता है तो उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी आ रही होती है, जिसकी वजह से इन सभी जीनियसिस को कुछ भी नहीं दिख पाता कि उसके अंदर क्या है। और ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि इसकी वजह से एक बार के लिए तो पूरी की पूरी स्क्रीन भी ब्लैंक हो जाती है। तभी जैसे हमें दोबारा से व्यू दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि ये सभी जीनियसिस अब एक अलग ही जगह पर आ चुके हैं, जहां पर इनके सामने एक छोटी सी बॉल टाइप रोशनी है और यहाँ पर हर तरफ बहुत ही ज्यादा केओस ऑरा फ्लो कर रहा है और वो छोटी सी लाइट बॉल इन सभी जीनियसिस के पास आकर इन्हें बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रही होती है, जिसे देखते हुए फैंग अपने मन में कहता है ये टॉम्बस्टोन तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, ये अपने अंदर किस किस तरह की मिस्ट्रीज को होल्ड किए होगा। वहीं अब वो छोटी सी लाइट बॉल इन सभी जीनियस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद वापिस से वहीं पर चली जाती है जहां से वो आई थी और वहां पर जाकर उसके अंदर से बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो छोटी सी लाइट बॉल वहां पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में बदलने लगी थी और उसके अंदर से वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी जगह बनकर बाहर आती है और इसी के साथ वो सारे के सारे जीनियसिस अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को। हम देखते हैं कि उसने जो टॉम्बस्टोन चूज किया था वो उस टॉम्बस्टोन के अंदर आ चुका होता है और यहाँ पर उसके सामने कई सारे मॉन्यूमेंट्स थे, जिन्हें देखते हुए वो हैरानी के साथ इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाता और कहता है क्या ये 9 यूनिवर्सिस केओस टॉम्बस्टोन है। इसी हैरानी के साथ वो चलता जा रहा होता और इस केओस टॉम्ब को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर इन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर अलग अलग तरह की पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिसका मतलब तो यही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का राज वाकई ही इन पेंटिंग्स के अंदर छुपा हुआ है। ये कहते हुए फैंग एक जगह पर रुककर उन पेंटिंग्स को बड़े ही गौर से देखने लगता है और हमें यहाँ पर फिर एक एक करके इन सभी पेंटिंग्स का क्लियर कट व्यू दिखाया जाता है और साथ ही साथ इनका नेम भी बताया जाता है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर जो पेंटिंग थी वो थी रेन ड्रॉप्स, सेकंड स्टार्स, थर्ड मॉन्स्टर्स और भी पेंटिंग्स थी जिनके बारे में फैंग को समझ नहीं आता कि आखिर इनका नेम क्या है और इनके अंदर कौन सी टेक्निक्स छुपी हुई हैं। पर वो फर्स्ट वाली 3 पेंटिंग्स उनके बारे में उसे मालूम हो चुका था, इसीलिए वो उन्हें और अच्छे से समझने के लिए अपनी दोनों की दोनों क्लोन बॉडीज को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी ये दोनों क्लोन बॉडीज स्पेस ओरिजिन लॉ को मेरी इस बॉडी से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है। इसीलिए वो अपनी ह्यूमन क्लैन, गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मूशा क्लैन की बॉडी को एक साथ इस्तेमाल करते हुए इन सभी पेंटिंग्स को समझने लगता है। काफी देर तक अपनी तीनों बॉडीज के साथ इन सभी पेंटिंग्स को समझने और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लुओ फेंग इस नतीजे पर पहुंचता है कि मैं अपनी तीनों बॉडीज के साथ इन 6 पेंटिंग्स के अंदर सिर्फ ऑरा और रीजन लॉ को सेंस कर पा रहा हूँ। इसके अलावा इन 3 पेंटिंग्स के बारे में तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया है, पर बाकी की 3 पेंटिंग्स के बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर क्या है या इसके अंदर हमें कौन सी टेक्निक बताई गई है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब क्योंकि मुझे उन 3 पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट पेंटिंग से स्टार्ट करूंगा और उसी पर फोकस करता हूं क्योंकि वो सबसे आसान है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही लुओ फेंग पहली पेंटिंग के ऊपर फोकस करते हुए अपने माइंड में उसके बारे में सोचने लगता है, तो उसके माइंड में खुद ब खुद ही वो टेक्निक्स बनने लगती हैं जो भी उस पेंटिंग के अंदर समझाई जा रही हैं। और इस पेंटिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी टेक्निक्स थी वो ऑटोमेटिकली लुओ फेंग के माइंड में बैटल सीन्स की तरह अपीयर होने लगती है, मानो कि जैसे वो बैटल में फाइट कर रहा हो और उसे पता चल रहा हो कि ये टेक्निक्स हैं इन पेंटिंग्स में। पर हम देखते हैं कि इन सीन्स को देखते हुए लुओ फेंग को स्पेस ओरिजिन लॉ की टेक्निक्स को इस्तेमाल करने में और भी आसानी हो रही थी और वो स्पेस ओरिजिन लॉ को और भी समझ पा रहा होता है, पर अभी भी उसे यहाँ पर किसी चीज की कमी लग रही थी, इसीलिए वो कहता है अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ शेडोज हैं, तो अगर मुझे वाकई इसे और अच्छे से समझना है तो मुझे इसे ओरिजिनल लॉ के साथ कंबाइन करते हुए अपने अटैक्स को बिल्कुल इसी सीन की तरह करना होगा। ऐसा करके ही मैं इन टेक्निक्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। अभी लुओ फेंग ध्यान लगाते हुए ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है, वक्त आ चुका है। अगर तुम केओस टॉम्बस्टोन को अच्छे से समझना चाहते हो तो तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क
नेटवर्क में इंटर होकर स्काई ब्रिज का ब्रेक थ्रू करना होगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग एकदम से चौंक जाता है, पर फिर जैसे ही उसे ये बात समझ आती है तो हम उसके फेस पर एक्साइटमेंट और खुशी देख ही सकते हैं। इसी के साथ सीन कट होता है, स्काई ब्रिज का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ फेंग वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर आ चुका था। जहाँ आकर वो अपने आसपास देखने के बाद आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वो देखता है कि उसके आगे तो पाँव रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तभी स्काई ब्रिज ने उसके सामने सारा का सारा रास्ता बना दिया था, अभी से पहले कि लुओ फेंग आगे बढ़ पाता। मास्टर कांगबू वहां पर अपीयर होते हैं, जिन्हें देखकर लुओ फेंग एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहता है, सीनियर कांगबू आप यहाँ पर कैसे? जिस पर मास्टर कांगबू उसके इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहते हैं, मेरी मेन कॉन्शियसनेस यानी कि मैं हमेशा से स्काई ब्रिज को गार्ड कर रहा हूँ, और जो तुमने पहले देखा और जिनसे भी तुम पहले मिले हो वो सभी के सभी मेरे क्लोन्स और इल्यूजन्स हैं। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग थोड़ा सा चौंक गया था। तभी मास्टर कांगबू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इनफैक्ट ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। यानी कि दोस्तों आज से पहले हमने जितने भी मास्टर कांगबू देखे हैं वो सारे के सारे तो इनके कॉन्शियसनेस के क्लोन थे। यह सब कुछ जानकर लुओ फेंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मास्टर जीव जियांग के साथ हैंडशेक करता है और काफी खुश भी होता है। तभी मास्टर कांगबू से बताते हैं, ये जगह 9 यूनिवर्सिस स्काई ब्रिज है जिसका तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा, और इस स्काई ब्रिज के टोटल 52 यूनिट्स हैं, यानी कि 52 लेवल्स, जो कि 52 केओस स्टॉर्म स्टोन्स के बराबर हैं। जब भी तुम किसी एक लेवल का ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हारे केओस स्टॉर्म स्टोन को समझने के चांसेस एक एक करके बढ़ते जाएंगे, जो सुनकर फेंग खुश हो जाता है। जिस पर मास्टर कांगबू से कहते हैं, हाउएवर अभी तक सिर्फ बोलर ही है जो कि इसके 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर सका है, और बाकी सभी जैसे कि रोंगचुन, जेलास, वुका, लोंगयुन ये सब के सब पहले लेवल में ही फेल हो गए। हम देखते हैं कि मास्टर कांगबू की ये बात सुनकर लुओ फेंग थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता और फिर कहता है, मैंने यहाँ पर आने से पहले 3 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग की है, जिसकी हेल्प से अब तक मैं यूनिवर्स लेवल 1 पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। हालांकि मैं बोलन के जितना अच्छा तो नहीं हूँ, पर मैं आज स्काई ब्रिज के पहले लेवल का ब्रेक थ्रू करने में जरूर कामयाब होऊंगा। लुओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर कांगबू उसके सामने कुछ ओपोनेंट्स को लाते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, फाइट करने के लिए अपने ओपोनेंट को चूज कर लो। अब लुओ फेंग के सामने 3 लोगों की प्रोफाइल थी, जिसमें से उसे किसी एक को चूज करके उसके साथ फाइट करके उसे हराना होगा। उसे हराने के बाद ही वो पहले लेवल को पास कर सकेगा। जिन तीनों प्रोफाइल में हम देखते हैं कि सबसे पहला बंदा तो एक वॉरियर था जिसके पास स्पिरिचुअल पावर का कंट्रोल नहीं है, और दूसरा था मास्टर कंट्रोलर, और तीसरा स्पिरिचुअल और मास्टर स्पिरिचुअल इल्यूजनिस्ट। उन तीनों को देखते हुए लुओ फेंग अपने मन में कहता है कि ओ स्टॉर्म स्टोन को अंडरस्टैंड करने की कंडीशन है स्काई ब्रिज का ब्रेक थ्रू करना। मोर ओवर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे ओपोनेंट को केओस स्टॉर्म के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और अगर मैं उसके साथ फाइट करूंगा तो मुझे भी उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए फिर वो उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे लिए सबसे सूटेबल ओपोनेंट है। इसी के साथ वो मास्टर कांगबू को कहता है, मैं चूज करता हूँ मास्टर स्पिरिचुअल कंट्रोलर को। ये कहते हुए लुओ फेंग ने अपना हाथ भी उसकी प्रोफाइल की तरफ पॉइंट कर दिया था, जिस पर मास्टर कांगबू भी कहते हैं, तो ठीक है। और फिर वो जाते हुए लुओ फेंग को एक आखिरी नसीहत करते हैं कि लुओ फेंग केयरलेस मत होना। इसी के साथ लुओ फेंग का ओपोनेंट उसके सामने अपीयर हो जाता है, जो कि बिल्कुल फेंग की तरह ही दिख रहा था, और उसके पास भी हेवनली फॉरबिडन शटल, गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट और स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड होती है। उसे देखकर फेंग भी हक्का बक्का होते हुए कहता है, क्या आखिर ये मेरे से इतना ज्यादा मिलता जुलता कैसे हो सकता है? पर अब क्योंकि फेंग के क्वेश्चंस का आंसर देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इसीलिए वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने अपने आसपास काफी सारी स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स को भी क्रिएट कर लिया था, और साथ ही साथ वो भी अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के ऊपर अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को बाहर निकाल लेता है, और साथ ही साथ कहता है कि ये भी गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट का इस्तेमाल कर रहा है, पर आखिर इसका लेवल क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्टर कांगबू को, जो कि अपने रूम में आ गए थे और वहां पर आकर लुओ फेंग की बैटल को ऑब्जर्व करने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो लुओ फेंग की बैटल को स्टार्ट करवाते, तभी अचानक से उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे एक पोर्टल ओपन हो रहा है, और जैसे ही वो मुड़कर देखते हो तो हम देखते हैं कि वाकई वहां पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से एक अननोन पर्सन बाहर आता है, जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग लग रहा था। पर एक्चुअल में ये कौन है इसके बारे में हम अभी नहीं जानते, पर नेक्स्ट एपिसोड में हमें मालूम हो जाएगा। मास्टर कांगबू अपना रुख उनकी तरफ करते हुए बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहते हैं, आप तो वाकई ही खुद यहाँ आ गए। जिस पर हम देखते हैं कि वो पर्सन उनसे कहता है, इस जनरेशन की परफॉर्मेंस कैसी है?
तो इस पर हम देखते हैं कि मास्टर कांगबू बिना कोई सवाल किए बोलन की प्रोफाइल को उनके सामने करते हुए बताते हैं कि सिर्फ ये बोलन ही है जिसने 2 लेवल्स को पास किया है। और फिर वो बाकी के सभी वॉरियर्स की प्रोफाइल्स उनके सामने लाते हुए कहते हैं इसके अलावा बाकी सभी जितने भी वॉरियर्स हैं वो तकरीबन एलिमिनेट हो चुके हैं, पर अभी भी 2 लोगों का टेस्ट जारी है। इसके अलावा उनमें से एक के पास बिल्कुल आप ही की तरह फ्लो ऑफ 9 यूनिवर्सिटीज है। मास्टर कांगबू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सीनियर थोड़े से हैरान हो गए थे और कहते हैं ओह। उनकी इसी थोड़ी सी हैरानी के साथ व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि लुओ फेंग और उसके ओपोनेंट की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वो दोनों बड़ी तेजी के साथ अपने स्पिरिचुअल अटैक्स भी कर रहे थे और साथ ही साथ कॉम्बैट फाइट भी कर रहे होते हैं। इन दोनों की ये फाइट काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि लुओ फेंग का ओपोनेंट तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है और वो लुओ फेंग के सभी स्पिरिचुअल स्काई पियर्सिंग फॉर्म अटैक से बहुत ही आसानी से बच जा रहा था। इवन इसमें तो वो लुओ फेंग को भी पछाड़ देता है और अपनी गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग के पेट में एक बहुत ही जबरदस्त हिट करता है, जिसकी वजह से फेंग फ्लोर को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा था। पर उसका ओपोनेंट उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, वो जल्दी से उसके पीछे जाते हुए फिर से उसके ऊपर हमला करने लगा था, जिसकी वजह से लुओ फेंग भी जल्दी से उससे बचकर भागने लगता है और फिर हवा में ही इनकी फाइट शुरू हो गई थी। फेंग को ये जो इतनी जबरदस्त गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की हिट लगी है, ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसके पास सिर्फ 3 स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स हैं और मेरे पास 6, तो इस हिसाब से तो मुझे सुपीरियर होना चाहिए था ना, पर अभी भी ये मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे है। लुओ फेंग यहाँ पर ये सोचते सोचते कॉम्बैट फाइट कर रहा था, तो इसमें भी हम देखते हैं कि एक तरफ इनकी स्पिरिचुअल पावर की फाइट हो रही थी, जिसमें उसके ओपोनेंट की 3 स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स थी और लुओ फेंग की 6, पर वो 3 भी लुओ फेंग की 6 के ऊपर भारी पड़ रही थी। और यहाँ पर उसका ओपोनेंट अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के साथ फेंग के ऊपर जो अटैक कर रहा था, उन्हें भी रोक पाना फेंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। और जब वो काफी कोशिश करने के बाद भी अपने ओपोनेंट को ओवरपावर नहीं कर पाता, तो वो अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जो कि होती है स्काई स्वॉर्ड फॉर्म, जिसकी वजह से फेंग के आसपास हजारों की तादाद में स्वॉर्ड्स घूमने लगती हैं और दूर से देखने पर ये बिल्कुल स्वॉर्ड्स डोमेन की तरह लग रहा होता है। फेंग के इस अटैक को देखकर उसका ओपोनेंट पीछे हट जाता है। तो अब हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने ओपोनेंट के हमले से बचने के बाद फिर से अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगा था और इन दोनों की फाइट एक बार दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसमें अब लुओ फेंग की स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड्स ओपोनेंट की स्वॉर्ड्स के ऊपर भारी पड़ रही थी और अब फेंग सिर्फ अपनी स्वॉर्ड्स को ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करते हुए ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से थका रहा था। पर यह ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि ओपोनेंट ने बहुत ही जल्दी लुओ फेंग के इस अटैक का ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और वो एक बार फिर से लुओ फेंग के ऊपर एक जोरदार हमला करने के लिए अपना अटैक रेडी करने लगता है, जो कि स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड ही थी, लेकिन काफी बड़े साइज में। हम देखते हैं कि लुओ फेंग उसको इस अटैक को रेडी करता हुआ देखकर अपना भी एक पावरफुल अटैक रेडी करने लगता है और ये भी बिल्कुल स्काई पियर्सिंग फॉर्म का ही था। फेंग भी अपनी स्वॉर्ड्स की तादाद को बढ़ा लेता है और साथ ही साथ उनके साइज को भी काफी बड़ा कर देता है, जिसके बाद जैसे ये दोनों अपना अपना अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि ओपोनेंट की स्वॉर्ड काफी बड़े साइज में थी, जबकि लुओ फेंग की स्वॉर्ड्स तादाद में तो ज्यादा थी, पर उनका साइज छोटा होता है और साथ ही साथ उनकी पावर भी बहुत कम थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ओपोनेंट की स्वॉर्ड ने लुओ फेंग की सारी स्वॉर्ड्स को बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया होता है और इसके अलावा ओपोनेंट की स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा थी। जैसे इन दोनों के ये अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो वहां पर इसकी वजह से काफी ज्यादा शॉक वेव्स निकल रही होती हैं और बहुत ज्यादा हो रहा, चारों तरफ फैल जाता है और इसकी डिस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा थी ये तो हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे थे। लुओ फेंग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ओपोनेंट का सिर्फ एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ना सिर्फ उसने फेंग की सारी स्वॉर्ड्स को डिफ्लेक्ट कर दिया, बल्कि वो इसी के साथ साथ फेंग के ऊपर एक पावरफुल स्लैश भी लगा देती है, जो देखकर फेंग की आंखें फटे की फटी रह गई थी और वो कहता है जो टेक्निक मैंने केओस टॉमस्टोन से समझी थी वो इससे कॉपी की जा सकती है। इसी के साथ फेंग अपने ओपोनेंट के स्लैश से हिट होकर वहीं पर हार जाता है, जिसे देखते हुए हम देखते हैं कि मास्टर कांगबू उस अननोन पर्सन से कहते हैं ये भी हार गया, जिस पर वो अननोन पर्सन थोड़ा सा निराश हो गया था। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुओ फेंग स्काई ब्रिज के लेवल्स का ब्रेक थ्रू कर पाएगा।